एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और फर्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है इंडियाज गुड ट्रेड डेफिसिट, जो हमारी वस्तुओं से संबंधित जो ट्रेड डेफिसिट है उसी से संबंधित ये टॉपिक है। और भारत का वस्तु व्यापार घाटा 42 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसके कारण है सोने और कच्चे तेल के आयात में कमी। और हमारा अगर वस्तु व्यापार घाटा में कमी आ रही है तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छी चीज़ है। अब अगर बात करें, इसकी तुलना करें 2025 में अगर जनवरी से, तो यहाँ 22.9 अरब डॉलर के आसपास था। और 2024 फरवरी की बात करें तो ये 19.5 अरब डॉलर के आसपास था। तो इन दोनों से ही ये कम दिखाई देता है क्योंकि ये 14.05 अरब डॉलर तक आ चुका है। ये गिरावट है, इसके पीछे कारण क्या है, तो सोना, चांदी और कच्चा तेल जिसकी भारी डिमांड रहती है भारत में, उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। इसी कारण जो वस्तु व्यापार घाटा है वो कम हुआ है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन होता क्या है और इसके जो अंग हैं या इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, उन चीज़ों के बारे में देखें तो भुगतान संतुलन ये किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होते हैं उन्हीं का वित्तीय रिकॉर्ड होता है और एक निश्चित अवधि में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः इसको 1 वर्ष की अवधि में दर्ज किया जाता है। तो हर साल किसी देश का अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन है उसी का वित्तीय रिकॉर्ड भुगतान संतुलन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो निर्यात कितना हुआ, आयात की स्थिति क्या है, विदेशी निवेश क्या है कितना, और वित्तीय स्थानांतरण आदि चीज़ों को शामिल किया जाता है। अगर अधिशेष की स्थिति में है बीओपी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी आय है या कमाई हो रही है देश की वो खर्च से ज़्यादा है, यानी हमारा खर्च कम है। लेकिन वहीं अगर बीओपी घाटे की स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आय कम है और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये अधिक खर्च की स्थिति को दिखाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट यानी चालू खाता और कैपिटल यानी पूंजी खाता। करंट अकाउंट है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो वस्तु और सेवाएं, इनका जो व्यापार है चाहे आयात हो निर्यात हो, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इनकम ट्रांसफर होती है और जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है, एक पक्ष अंतरण है, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें एफडीआई शामिल रहता है, क्योंकि पूंजी का निर्माण होता है इसमें। तो एफडीआई, एफपीआई और जो सरकार या लोन और ये बोरोइंग आदि उधार लेते हैं, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और बैंकिंग कैपिटल इसमें शामिल होती है। आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कि चालू खाता क्या है, इसमें वस्तु, सेवा और हस्तांतरणों के लेन देन को दर्ज किया जाता है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, आय हस्तांतरण चाहे वेतन हो, लाभांश हो या ब्याज हो, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक तरफा हस्तांतरण होता है, जैसे प्रवासी व्यक्ति हैं वो धन प्रेषित करते हैं भारत में या विदेशी सहायता मिलती है, तो इनको चालू खाते में रखा जाएगा। पूंजी खाते में एफडीआई, एफपीआई। इसके अलावा जो आईएमएफ और विश्व बैंक आदि से हम ऋण लेते हैं, उधारियाँ लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। बीओपी असंतुलन है, तो अगर अधिशेष यानी कि हम अच्छी स्थिति में हैं तो ऐसे में हमारे यहाँ प्रवाह अधिक होता है, धन का प्रवाह अधिक होगा, और बहिर्वाह यानी भारत से धन का निकालना ये कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो मुद्रा है, रुपया है, वो क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन घाटे की स्थिति में ये स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यहाँ क्या होगा, हमारा जो धन बहिर्वाह है वो बढ़ जाएगा, हमारा धन बाहर की तरफ जाएगा और हमारे यहाँ निवेश और ये कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम उधार पे डिपेंड रहते हैं और हमारी जो मुद्रा है, रुपया है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब बीओपी को स्थिर बनाने के लिए सरकार कुछ उपाय करती है, जैसे निर्यात पे फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करें और आयात जहाँ तक हो सके उसको कम करने की कोशिश करें। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इस पे फोकस किया जाता है। ऐसे ही जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसका मैनेजमेंट देखा जाता है। एफडीआई, एफपीआई में सुधार किया जाता है। जैसे बहुत सारे सेक्टर में हम क्या करते हैं, जो अनुमति की जरूरत रहती है उसको ढील दे रहे हैं और एफडीआई की सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एफडीआई, एफपीआई में सुधार करते हैं। व्यापार समझौते और द्विपक्षीय सौदे हैं उन पे फोकस करते हैं, और जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसको भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से। तो अगर बीओपी स्थिर रहेगा तो ये हमारे जो सतत आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित करेगा। लेकिन अगर घाटे की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में
हमारी जो स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता, वो असंतुलित हो जाएगी या उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक तेलंगाना से संबंधित है, चूंकि जो बीसी रिजर्वेशन है उसको 42% तक ले जाने की बात की गई है तेलंगाना विधानसभा में। तो बीसी आरक्षण है उसको 42% तक बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया है। और ये शिक्षा, रोजगार और जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनावों में बीसी को 42% तक आरक्षण की जो प्रक्रिया वो शुरू करने पे बात करता है। ये विधेयक केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी की इससे जरूरत होगी, जिसमें बीसी को 42% है, एससी को 15%, एसटी को 10% आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। और जो हमारा इंद्रासानी वाद है उसमें हमने आरक्षण की जो सीमा रखी है वो 50% पर रखी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% आरक्षण, अगर आरक्षण सीमा को पार करने के लिए हमको क्या करना होता है, कुछ मात्रात्मक डेटा की जरूरत होती है। वो दिखाना पड़ता है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति क्या है जिस वर्ग को हम या जिस कैटेगरी का आरक्षण हम बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की जाती है। तो राज्य द्वारा आरक्षण सीमा बदलने की प्रक्रिया की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और केंद्रीय कानूनों द्वारा ये नियंत्रित होता है आरक्षण। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रासानी वाद जो 1992 का है उसमें कहा भी है कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% तय की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आरक्षण की सीमा बदलने के प्रस्ताव की चर्चा करें तो राज्य विधानसभाएं 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक ला सकती हैं या प्रस्ताव ला सकती हैं। और आरक्षण बढ़ाने के पीछे रीजन देने होंगे, उसके लिए कुछ तथ्य जुटाने होंगे। तो तथ्य में जैसे पिछड़ापन की स्थिति क्या है वो दिखानी होगी, जनसंख्या डेटा है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी चीजें उसको पेश करना होगा। कानूनी और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस प्रस्ताव की समीक्षा कर सकते हैं और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं इसकी जांच इनके द्वारा की जाती है। यदि 50% सीमा पार होती है और अदालत को अनुचित लगता है तो ऐसी स्थिति में इनको रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं और केंद्र सरकार से संविधान संशोधन की मांग भी कर सकते हैं ताकि ये सीमाएं जो 50% पर रखी गई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और अगर इसको केंद्र असहमत रहता है या केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध होता है, जैसे अभी 69% के आसपास हो जाएगा तेलंगाना में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति की उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि केंद्रीय जो कानून है उनके साथ तो संगत बैठता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको लागू करना तो राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी मंजूरी, स्वीकृति लेनी होगी। संवैधानिक संशोधन अगर जरूरी हो तो ये किया जा सकता है। जैसे अगर राज्य स्थायी बदलाव चाहता है तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित करना इसके लिए जरूरी रहता है। और संसद से इसके लिए क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है या उनके सामने अपने प्रस्ताव रख सकता है। उदाहरण अगर हम देखें तो 102वां संविधान संशोधन जो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे संबंधित है, और 105वां संविधान संशोधन राज्य सरकारों को क्या करता है, ओबीसी सूची पर अधिकार देने से संबंधित है। 105 में वही इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि संबंधित डेटा इकट्ठा करो, उसके बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो उसकी सीमा है आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आधार के रूप में चीज़ें दी गई हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय देखें तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें ऐसे कानूनों को चुनौती दे सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और वो इसको वैध मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। जैसे अगर उदाहरण देखें मराठा जो आरक्षण केस 2021 का है, इसमें महाराष्ट्र का जो 16% का कोटा था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उन्होंने ये बोला था कि इसके लिए जो डेटा दिया है वो मतलब उचित नहीं है, उसके लिए ये सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इनके पिछड़ेपन की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें क्या करनी होंगी, इकट्ठी करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी होगी। तो भारत में जो आरक्षण की प्रणाली है एक सकारात्मक कार्रवाई का रूप है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो हमारे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह है उनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये लाभ प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से वे शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और विधायिका में समान प्रतिनिधित्व पा सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करें
तो हमारा अनुच्छेद 15(4) और 15 क्लोज 5 जो शिक्षा से संबंध जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं SC ST इनके लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। जो 16(4) है उसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 330 और 332 है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटें आरक्षित करना की बात की गई है। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके माध्यम से EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया था। और अभी हम स्थिति देखें हमारे यहाँ आरक्षण की, तो केंद्रीय स्तर पे तो SC को 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%। ऐसे ही महिलाओं के लिए जो विधानसभा या जो हमारी संसदीय व्यवस्था उसमें आरक्षण का भी प्रस्ताव किया गया है और 33% महिला आरक्षण के इसमें प्रावधान किया गया है जो भी लागू नहीं हुआ है। न्यायिक निर्णय की चर्चा कर लेते हैं। तो आरक्षण से संबंधित पहला अगर न्यायिक निर्णय देखें तो 1992 का इंदिरा साहनी केस है जिसमें 27% की जो सीमा है यानी कि OBC है उसमें OBC को 27% आरक्षण की मान्यता दी गई और जो हमारी कुल आरक्षण की सीमा है उसको 50% निर्धारित की गई किसमें, इंदिरा साहनी केस में। ऐसे ही M नागराज मामला है 2006 का, तो इसमें पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे कि पदोन्नति में जो आरक्षण है उसको डेटा द्वारा उचित ठहराने की आवश्यकता बताई, यानी डेटा अगर पर्याप्त डेटा है तो इन लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। जैसे SC ST हो, SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। ऐसे जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामला था जिसमें EWS के लिए जो आरक्षण था उसको वैध ठहराया गया था। चुनौतियां और आलोचनाएं की जाती हैं, जैसे योग्यता बनाम आरक्षण विवाद है। ये ऐसे ही है जैसे विकसित देश और विकासशील देशों के बीच संघर्ष रहता है कि वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन या जो पर्यावरणीय प्रभाव उनको कम करने के लिए क्या करते हैं, विकसित देशों से हम फंडिंग की डिमांड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने जो औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्सर्जन किया इन चीज़ों के लिए भरपाई करनी चाहिए और हमको छूट देनी चाहिए। लेकिन जब देश की बात आती है तो ये लोग उसी चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ के जो समुदाय थे वो भी तो पिछड़े थे, तो उन लोगों को लेके आरक्षण की जो नीति है उसको लेके बहुत सारे आलोचक क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो उसको हम इससे जोड़ सकते हैं कि जैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच में संघर्ष रहता है वैसे ही जो पिछड़े वर्ग हैं या जो वंचित वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं विकसित विकासशील देशों की तरह। तो इसमें एक तो योग्यता बनाम आरक्षण का मुद्दा है कि ये क्या है, योग्यता को प्रभावित करता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा SC ST पे अभी लागू नहीं हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लेकिन ये अभी लागू नहीं। 50% से अधिक आरक्षण की जो सीमा है उसको कई राज्य क्या करते हैं, पार करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आर्थिक बनाम सामाजिक पिछड़ेपन का मुद्दा है। जाति आधारित जो आरक्षण है उसको आर्थिक आधार पर बदलना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ आलोचक मानते हैं। तो आरक्षण कुल मिला के ये है कि जो वंचित समुदाय हैं उनको के सामाजिक न्याय और उनको समावेशन का एक साधन के रूप में यूज करता है कि उन लोगों को समावेशन किया जा सके। नेक्स्ट हमारा लेबर कोड से संबंधित है। चूँकि अभी क्या हो रहा है, ये राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन है, ये अपनी बैठकें आयोजित कर रहा है और इसी में जो औद्योगिक हड़ताल है उसका प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं। अभी ये सम्मेलन है केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है और स्वतंत्र क्षेत्रीय संगठन है इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इन्होंने बताया कि श्रम संहिताएं हैं उन पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हो सकता है कि इस पर क्या हो जाए, इस पर औद्योगिक हड़ताल का प्रस्ताव लेके आए ये लोग। श्रम कानून के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ श्रम कानून को सरल और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, जो और हमारे जो 29 अलग अलग कानून थे उनको इकट्ठा करके हम 4 श्रम संहिताओं में उनको समाहित कर दिया गया है। और ये संहिताएं क्या करती हैं, व्यवसाय करने को आसान बनाती हैं, श्रमिक हैं उनको भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं और जो अनुपालन का बोझ है कंपनियां या व्यवसाय हैं उनको उसका भी जो बोझ था वो भी उनके ऊपर कम होता है। 4 प्रमुख संहिताओं की बात करें तो एक वेतन संहिता है जो 2019 में लाई गई। इसका उद्देश्य क्या है, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
सभी श्रमिक हैं उनको एक सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और अगर अतिरिक्त समय काम करता है तो उसका भुगतान होना चाहिए और कार्य घंटों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसे ही औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, इसका उद्देश्य है श्रमिक और नियोक्ता जो संबंध हैं और जो विवाद है उनके लिए समाधान को नियंत्रित करना। उद्योगों के लिए नियुक्ति और छटनी के नियम को सरल बनाता है। जैसे 100 तक मजदूर हैं तो वहाँ छटनी आसान हो जाती है। निश्चित अवधि के जो रोजगार हैं उनकी शुरुआत करता है कि एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार होंगे, उसके बाद उनको हटाना आसान हो जाता है। हड़ताल से पहले 60 दिन का अनिवार्य नोटिस देना होगा। अगर हड़ताल करना चाहते तो पहले आपको नोटिस जारी करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता है 2020 की, इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे सामाजिक सुरक्षा देना, तो ये श्रमिकों विशेष रूप से जो गिग श्रमिक हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का क्या करता है? विस्तार करता है। क्योंकि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं थी उस तरीके से पहले के कानूनों में, तो ये उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा EPF है, ESI है, ग्रेच्युटी है, मातृत्व लाभ आदि को भी कवर करता है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाता है। नियोक्ता है उनको श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना भी आवश्यक बनाता है। ऐसे व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 है, ये इसका उद्देश्य है श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना। तो ये सभी उद्योगों को इसमें कवर किया गया है, चाहे वो खनन से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो या कारखानों से संबंधित हो। इसके लिए कुछ श्रमिक हैं उनके लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करता है और स्वच्छ पेयजल की, वेंटिलेशन की और उचित कार्य परिस्थितियों की गारंटी देता है कि उस उद्योग में या जो भी इंडस्ट्री उसमें क्या होना चाहिए, ये कार्य परिस्थितियाँ उनको मिलनी चाहिए। अब इनका लाभ क्या है? तो ये व्यवसाय के लिए भी कुछ चीज़ों को इजी करता है और श्रमिक हैं उनके हितों को भी ध्यान रखता है। तो व्यवसायों के लिए जैसे एकल पंजीकरण कराना होता है, रिटर्न लाइसेंस से संबंधित जो झमेले थे उनको कम करता है। डिजिटल अनुपालन है, इससे कागजी कार्रवाई को कम करता है और जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक UNRWA से संबंधित है। इनके जो चीफ हैं, चीफ कौन है? फिलिप लाज़ारिनी। इन्होंने स्वीकार किया कि जो फिलिस्तीन शरणार्थी थे उनके लिए इन्होंने जो काम किया है, हालांकि वो नेतृत्व किया वो तनावपूर्ण रहा, लेकिन ये जो है सही किया है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन लोगों के लिए कुछ काम किए थे जो हमास और गाजा युद्ध के दौरान आप देख सकते हैं। हमास के हमले थे, गाजा युद्ध थे, तो इन लोगों के लिए काम करता है। इसी को टारगेट करके इजराइल ने क्या किया, इसकी आलोचना की है, उसी का जवाब दिया गया है इनके द्वारा, प्रमुख के द्वारा। तो लाज़ारिनी ने चेतावनी दी कि गाजा सहायता के लिए जो महत्वपूर्ण UNRWA है इसके डहने का खतरा और फंडिंग जो है जून तक ही सुरक्षित है। आगे जो फंडिंग है वो उस पर क्या हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। इजराइल ने क्या किया है, इससे संबंध तोड़ दिए हैं और इसकी इजरायली जमीन पर गतिविधियां रोक दी हैं, जिससे सहायता वितरण जटिल हो सकता है। तो आगे किस तरीके से फंडिंग होगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो हम जानते हैं UNRWA के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। इसकी स्थापना 1949 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए की गई थी। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा और आपातकालीन सहायता जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा में प्रदान करता है। यानी कि जो ये सुविधाएं हैं ये किन को प्राप्त होंगी? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा को प्राप्त होती हैं। कार्य क्या है? तो शिक्षा पे निःशुल्क शिक्षा, इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा पे फोकस करता है। उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे चिकित्सा हो गया, कुछ टीकाकरण कार्यक्रम हो गए। सामाजिक सेवाएं देता है, जैसे महिलाएं, विकलांग व्यक्ति और ये जो शरणार्थी उनके लिए कल्याणकारी योजना चलाना। आपातकाल में जैसे भोजन, आश्रय आदि की सहायता देता है। तो ये जो मानव की बेसिक नीड्स हैं उनके लिए काम करता है इन क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ आए दिन आप संघर्ष देख सकते हो, हमास वाला, गाजा, इजराइल के आसपास का जो रीजन है। लेकिन अब चुनौतियाँ क्या हैं? वित्त पोषण के लेके हैं, क्योंकि ये अपने वित्त पोषण के लिए UN सदस्य देशों पे, NGOs पे और निजी दाताओं से इसको वित्त पोषण मिलता है। तो ये कभी भी इस पर संकट खतरा हो सकता है। अमेरिका, EU और खाड़ी देश हैं, ये प्रमुख दाता रहे हैं, लेकिन हालिया जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसने क्या किया, इनको, इसके वित्त पोषण को प्रभावित किया। तो वित्त पोषण को लेकर इसके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं।
दाता देश हैं वो कटौती के कारण भी वित्तीय संकट है। इसके अलावा फिलिस्तीन में जो भू राजनीतिक संघर्षों से जो संचालन है वो बाधित होता है और मानवीय सहायता में पक्षपात के आरोप भी इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इन काफ़ी सारी चुनौतियों के बावजूद भी UNRWA क्या कर रहा है, लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जीवन रेखा बना हुआ उनके लिए काम कर रहा है और ये दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभाव के लिए भी इसका निरंतर वित्त पोषण और निष्पक्षता जरूरी है। अब आज के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पूंजी बजट में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो फर्स्ट, सड़क, भवन, मशीनरी आदि जैसे संपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, यानी इनका अधिग्रहण किया जाता है अगर सरकार के द्वारा, तो इन पे जो खर्च होगा वो पूंजी बजट में होगा। तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें परिसंपत्तियाँ हैं तो इनसे आगे भी सरकार को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, तो ये भी हमारा पूंजी बजट में आएगा। थर्ड है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम, तो इनसे भी ब्याज और ये मिलेगा, तो ये भी पूंजी में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चालू खाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, इसमें वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार दोनों शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि जो चालू खाता रहता है भुगतान संतुलन के तहत, उसमें वस्तु और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है। दूसरा है, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चालू खाते का हिस्सा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये किसका है, पूंजी खाते का है। थर्ड है, एक तरफा हस्तांतरण जैसे कि प्रवासी धन प्रेषण चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगर बाहर से कोई धन भेजता है, प्रवासियों के द्वारा धन भेजा जाता है, तो चालू खाते में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण सीमा बदलने की प्रक्रिया के संदर्भ में हमको विचार करना है। फर्स्ट है, कोई राज्य सरकार अकेले 50% से अधिक आरक्षण बढ़ा सकती है, इसके लिए केंद्रीय या न्यायिक स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर 50% से अधिक आरक्षण सीमा बढ़ाती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और केंद्र सरकार भी इस पर रोक लगा सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि आरक्षण सीमा को स्थायी रूप से बदलना हो तो संविधान संशोधन आवश्यक हो सकता है, तो ये हो सकता है संविधान संशोधन जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी आरक्षण वृद्धि को रद्द कर सकता है, तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको लगता है कि ये जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन कर रहा है तो उसको रद्द कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम संहिताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, श्रम संहिताएं व्यवसायों के लिए एकल पंजीकरण, रिटर्न और लाइसेंस प्रणाली लागू करती हैं जिससे अनुपालन सरल हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन संहिताओं के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ पहली बार है, लेकिन ये क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इन लोगों को क्या मिली है, सामाजिक सुरक्षा मिली है। थर्ड है, श्रम संहिताएं सभी प्रकार के श्रम नियमों को समाप्त कर देती हैं और उद्योगों को श्रमिकों की भर्ती और निकासी में पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि क्योंकि उद्योगों को श्रमिकों की भर्ती और निकासी में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे करेंगे तो ये मनमानी करेंगे, और इसी मनमानी को रोकने के लिए तो श्रम संहिताएं लाई गई हैं ताकि हम श्रमिक और व्यवसाय दोनों के बीच में क्या बना सके, संतुलन। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के बारे में। UNRWA की स्थापना 1949 में मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए की गई थी, तो ये सही है कि जो मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थी उनकी सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं केवल फिलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रदान करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीनी क्षेत्र के अलावा जो लेबनान है, जॉर्डन है, उन क्षेत्रों में भी सुविधाएं देता है। थर्ड है, UNRWA संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHRC है, उसके तहत काम करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये इसके तहत काम नहीं करता। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
आज का हमारा न्यूज एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।